हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनवी एडू हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रैच सीरीज में हम किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स को वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो आज की स्क्रैच सीरीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि बॉम में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। So without wasting much time, let's start. So friends, if we see the principles of scientific management by F.W. Taylor, then there are only 4 principles. One more thing let me tell you कि टेलर ने 2 चीज़ें दी थी, एक तो प्रिंसिपल्स और दूसरे दिए थे उसने टेक्निक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, टेक्निक्स आर डिफरेंट एंड प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट। हाउएवर टेक्निक्स आर मोर पॉपुलर। हम इस पर भी बात करेंगे, एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, गिवन बाय हेनरी फ्यूल। अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ ऊपर है, आप देख सकते हैं। सो F.W. टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल दिए वो यहाँ रिटन है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Right, so often it happens that students get confused to remember all these 4 names together. तो उसके लिए मैंने एक कोड प्रिपेयर किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोड है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। That is she and he can dance. Why I have chosen this code? You already know that एक सोसाइटल कंसेप्ट है, जब भी बॉयज एंड गर्ल्स की बात की जाती है तो बॉय का नाम पहले आता है, ही का नाम पहले आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोड लिया कि शी को हम पहले रखेंगे, शी एंड ही कैन डांस। ओके, तो यहाँ शी में जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर साइंस एंड हियर एच स्टैंड्स फॉर हार्मनी एंड टी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। Right, I just show you one image as well so that you can remember this code pretty well. Have a look here. She and he can dance. Right, both are dancing, and what are they? They are the 4 principles of scientific management given by F.W. Taylor. Okay, so as the first principle is science not rule of thumb. तो साइंस का मीनिंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी थ्योरी जिसमें कोई ना कोई सिस्टम फॉलो हो, स्टेप बाय स्टेप आप कुछ भी काम करते हैं तो उसको नाम दे देते हैं हम क्या? साइंस। यानी कि जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो। ठीक, लॉजिक है तो साइंस है। रूल ऑफ थंब को समझते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या है, तो समझते हैं। ये एक इंग्लिश फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई समस्या आई, आपने उसका एनालिसिस किए बगैर अपने पुराने अनुभव के आधार पे या आपको जो आसान लगा उस आधार पे आपने एक तरीका इजाद किया। ठीक है, और वो जो तरीका आपने इजाद किया, आपके बाद जो दूसरे लोग आए उन्होंने भी बिना किसी स्टडी के फायदे नुकसान जानने के पुराना तरीका कोई फॉलो हो रहा है, उन्होंने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से होता रहा एंड दैट इज नोन एज रूल ऑफ थंब। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई है, तो ये ऐसे ही बन जाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको रूल ऑफ थंब के, तब वापस हम स्लाइड पर लौटेंगे। जैसे कि एक रूल ऑफ थंब हो सकता है, एक कंपनी में रूल है कि उनके यहाँ पे मंडे को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मैनेजर का मानना है कि जब भी मैंने मंडे को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो मेरे डिजास्टरस एक्सपीरियंस रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने भी ये वाली बात समझ ली, बाय जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रूल ऑफ थंब। ओके, एक रूल ऑफ थंब क्या हो सकता है? If we see in the Indian society, a boy is expected to earn money in Indian families. हो रहा था, कई सालों से लगातार ये फॉलो हो रहा था, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो वी सी सम चेंजेस। तो ये भी एक रूल ऑफ थंब है। ओके, एक रूल ऑफ थंब क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में? डाउरी इज मस्ट टू गेट एनी गर्ल मैरिड टू अ वेल सेटल्ड बॉय इन इंडियन सोसाइटी। राइट, ये भी एक रूल ऑफ थंब था जो कि अब बदल रहा है धीरे धीरे। अ मैनेजर कैन नॉट हैव लंच विद हिज सबऑर्डिनेट, ये एक रूल ऑफ थंब हो सकता है। किसी कारणवश हो सकता है कि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ लंच ना कर पाया हो, तब से कुछ ऐसा नियम सा लागू हो गया कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, ठीक, जबकि अब बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, बॉयज आर बेटर ड्राइवर देन गर्ल्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पर एग्री करेंगे, लेकिन ये भी एक रूल ऑफ थंब की तरह फॉलो किया जाता है। भाई मे बी पॉसिबल कोई लड़की अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाई, इसका मतलब थोड़ी कि सारी गर्ल्स जो है अच्छे से नहीं चला पाती, ये तो बॉयज के साथ भी हो सकता है।
तो एक रूल ऑफ थंब मान लेते लोग उसको। और देखते हैं, अ मैनेजर ऑल्सो डाउट्स हिज एम्प्लॉइज कमिंग लेट इंटेंशनली। देखिए ये एक समस्या है, अगर आप एम्प्लॉई हैं लेट पहुंच रहे हैं तो मैनेजर हमेशा यही डाउट करेगा कि भाई जानबूझ के लेट आया, ठीक है। तो ये भी एक रूल ऑफ थंब हो गया, ये सोचेगा ही कि भाई उसे भी कोई काम हो सकता है, किसी प्रॉब्लम फंस गया होगा। ओके, अ मैनेजर थिंक्स दैट प्लानिंग कैन बी डन बेटर ऑन पेपर्स इन कंपैरिजन टू यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैनेजर सोचता है भाई पेन पेपर पे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, बजाय लैपटॉप और टैबलेट्स पे। एक रूल ऑफ थंब ये हो सकता है, एन एम्प्लॉई थिंक्स दैट हिज सुपीरियर्स आर ऑलवेज मोर क्रिएटिव देन ही इज, यानी कि उससे ज़्यादा क्रिएटिव उसका सुपीरियर, उसका मैनेजर होगा, तभी वो उसके ऊपर की पोस्ट पे है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है रूल ऑफ थंब के, और बहुत सारे रूल ऑफ थंब हो सकते हैं। यू विल सी इन योर फैमिली, सोसाइटी, ओके, इन योर बिजनेस हाउसेज, द प्लेस यू वर्क, you will find n number of rule of thumb. I hope you must have understood the meaning of rule of thumb now. Now let's get back to the previous slide. So here we are talking about science, not rule of thumb. यानी कि टेलर ने किस बात पे एम्फेसिस किया कि आप साइंस को अपनाइए, रूल ऑफ थंब को। देखिए एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि टेलर का जो भी व्यू था, चाहे टेक्निक की बात कहें, चाहे उसको प्रिंसिपल्स की बात कहें, या उसके ओवरऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें, उसने फोकस किया एफिशिएंसी पे, ठीक। ही वांटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? कि अगर एक एम्प्लॉय नॉर्मली 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, तो टेलर चाहता है कि इसको मैक्सिमम कैसे बढ़ाया जाए जिससे कोई समस्या भी ना हो, ठीक है, जिससे उसके ऊपर प्रेशर भी ना पड़े और वो 10 की जगह 15 या 12 यूनिट जितनी भी जा सके, उसके लिए जो भी तरीके इजाद किए जा सकते हैं वो सब कुछ उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में डाल दिया। क्योंकि जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो कोई ना कोई तरीका हर काम को करने का आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल जाके एम्प्लॉय को बोल देना कि भाई कल से इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, या उसको कुछ सुविधाएं दे देना, उससे ही काम हो जाएगा। नो, ही emphasize to apply this method in each and every activity of management. मैनेजमेंट की छोटी से छोटी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसमें आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई कीजिए। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ उसका मानना ये था कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका हो सकता है। भाई बेस्ट का मतलब तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी बात लिखी हुई है, टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, यानी कि आप अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका कोई एक बेस्ट मेथड हो सकता है, ठीक है, उसको आप खोजिए। और वो कैसे खोजा जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है? स्टडी एंड एनालिसिस, राइट। अब ये जो स्टडी एनालिसिस की बात टेलर कर रहे हैं, उनका क्या मतलब था उससे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करिए आप, जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते रहे हैं उस काम को करने के, ठीक है ना, उसमें वर्क स्टडी आ जाएगी आपकी। और क्या कीजिए आप, फिर आप यूनिफाई कीजिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिस में से कौन सी हो सकती है, और उसके बाद एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर लीजिए काम करने में। ये उन्होंने तरीका इजाद किया, और ये बिल्कुल ठीक बात है। कि होता क्या है कि हम कई चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि जैसा हमें पहले से सिखाया गया या किसी ने बता दिया, हम उसी तरीके से उस काम को करते हैं, बजाय हम उसके करने के कुछ और बेहतर तरीके तलाशने। क्योंकि अगर हम सोचेंगे, तरीके तलाशने की कोशिश करेंगे, मे बी पॉसिबल जो हम तरीका इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक आंख बंद करके, उससे बेहतर हमें कोई तरीका मिल जाए। और बेहतर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? एफिशिएंसी बढ़ना। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? एफर्ट्स कम लगना, टाइम की बचत होना, रिसोर्सेज की बचत होना, और मैक्सिमम आउटपुट होना, मैक्सिमम एडवांटेज होना, राइट। तो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। ओके, इसी पर उसने पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेस किया था। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, मेथड आपने डेवलप किया वो आपके जो रूल ऑफ थंब अभी तक चलता आ रहा था उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं इसको अप्लाई करने के? वही बात आ गई, एफिशिएंसी आप दिमाग में रखेंगे, सेविंग ह्यूमन एनर्जी, सेविंग ऑफ टाइम एंड लीस्ट वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, राइट। हैव अ लुक हियर, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस प्रिंसिपल? देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब। फोकस कीजिएगा यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब। उसके लिए क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि जो पुराना रूल ऑफ थंब वाला मेथड है
उसको रिप्लेस करने के लिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिट दिस क्यूब इनटू द होल्स। ओके, पहले ये इसमें ट्राई करेगा, फिर इसमें ट्राई करेगा, फिर इसमें ट्राई करेगा, तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा। सो दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप कोशिश कर करके वहां तक पहुंचते हैं। रूल ऑफ थंब यानी कि आंख बंद किए पुराने को ही फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि यहाँ भी हम आंख बंद करके कुछ कोशिश कर रहे हैं, सोच नहीं रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, उसकी स्टडी नहीं कर रहे। तो टेलर ने क्या कहा कि आप उसकी एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना, उसको समझिए, हर एक एस्पेक्ट को स्टडी कीजिए और तब डेवलप कीजिए। ऐसा उसने क्या कहा, हर एक एलिमेंट ऑफ जॉब के साथ हमें करना। ओके, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी, अब लुक हियर, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें सब लोग अग्री हैं और शांति प्रिय बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और डिस्कर्ड उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, चिल्ला चोट, जो भी आप इसे नाम दें, अपनी भाषा में कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, तो टेलर ने कहा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, डिस्कर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका मानना था कि बॉस और एम्प्लॉय दोनों के बीच में अगर हार्मनी रहेगी तो क्या होगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। डिस्कर्ड रहेगा तो जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, डाउन। ये उसका मानना था। उसका मानना कि बिल्कुल ठीक बात है कि हमेशा जो क्लास कन्फ्लिक्ट रहते हैं मैनेजर्स और वर्कर के बीच, या बॉस और एम्प्लॉय कह लीजिए आप, मैनेजर या ओनर के दिमाग में रहता है कि भाई एम्प्लॉय के बगैर भी हमारा काम चल सकता है, और एम्प्लॉय के दिमाग में रहता है कि भाई हमारे बगैर एम्प्लॉय का काम नहीं चल सकता। वो अपनी इंपॉर्टेंस फील करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। तो ये कंसेप्ट होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब हार्मनी होगी, ठीक है। इसीलिए टेलर ने किस पे एम्फेसाइज किया, हार्मनी पे, कि दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, अग्रीमेंट होने चाहिए तमाम बातों को लेकर, गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज करनी है, एंड दे हैव टू बी लाइक पार्ट ऑफ फैमिली। ओके, अब इसके लिए उसने एक सोल्यूशन दिया था, वो क्या था, मेंटल रिवोल्यूशन। कई बार कई बुक्स में इसको एक स्पेशल टेक्निक के रूप में बताया गया, बट दैट्स नॉट द टेक्निक। उसने एक टर्म कॉइन किया था नया, दैट इज मेंटल रिवोल्यूशन। देखिए, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। चेंज यानी कि बिल्कुल पूरी स्थिति बदल के रख देना, और मेंटल यानी कि रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, यानी कि बोथ मतलब बॉस एंड एम्प्लॉय, दोनों को ही मेंटल रिवोल्यूशन करने की जरूरत है। दे नीड टू चेंज देयर माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि पहले से जो विचारधारा बनी हुई आ रही है, चली हुई आ रही है, दे हैव टू चेंज इट। ओके, अब ये चेंज कैसे होगा, चेंज ऐसे होगा कि कंपनी अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, देन द मैनेजर शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द एम्प्लॉयज, राइट, अगर बचता है तो। ओके, और वर्कर्स को भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कंपनी अगर कुछ चेंजेस लेके आ रही है, नए रूल्स रेगुलेशन बना रही है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के बेटरमेंट के लिए है और सबके बेटरमेंट के लिए। तो जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, उस दिन ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होगी, डिस्कर्ड नहीं होंगे, ठीक है, और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ओके, व्हाट इज द क्रक्स, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। किस लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। एडवांटेजेस क्या है इसके इस्तेमाल के, अगर आप चाहते हैं कि बॉस या मैनेजर या एम्प्लॉयर प्रॉस्पर करे और चाहते हैं कि एम्प्लॉय प्रॉस्पर करे, तो दोनों साथ ही चल पाए, ठीक है। और ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है स्ट्राइक वगैरह पे कम जाएंगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इन इमेजेस में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि उसने बात कही कि कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये कॉपरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्ट करना। ओके, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि अपनी नाव खुद ही अकेले चलाना, अपनी अपनी चलाना, दूसरों से मतलब ना रखना, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, ये उसका एक्सटेंशन है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कि आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। देखिए, एम्प्लॉयज के बीच में तो हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है।
मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, उनके बीच में किसी भी तरह कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए। ओके, और क्या कह रहे हैं वो कि भाई मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट के कई सारे स्टाइल होते हैं, या यूँ कहना चाहिए लीडरशिप के कई सारे स्टाइल होते हैं, उसमें से एक स्टाइल है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल जो पैटर्नल वर्ड से बना है, पैटर्नल मतलब लाइक अ फादर, तो एम्प्लॉयर को कैसा अपने एम्प्लॉइज के साथ व्यवहार करना चाहिए एज इफ ही इज अ फादर ऑफ देम। ओके, इस तरीके से फैमिली में फादर की इंपॉर्टेंस होती है, वो एक गाइड के रूप में काम करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने फैमिली मेंबर्स को। सिमिलरली एक मैनेजर को या ओनर को अपने वर्कर्स के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ कॉपरेशन वाली बात होती है, किसी भी चीज़ की कमी होगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और टेलर ने क्या कहा कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में बराबरी काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और क्या कहा? मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बाय एम्प्लॉइज एंड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए ये कहीं ना कहीं किससे मिल रहा है? जो फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे उसमें एक प्रिंसिपल आता है आपका इनिशिएटिव। ठीक है, ये उससे मैच कर रहा है। और जो हमने अभी बात की कि भाई कॉपरेशन होना चाहिए, वो किससे मैच कर रहा है? एस्पिरिट द कॉर्प्स। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने, दिस प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज सिमिलर टू एस्पिरिट द कॉर्प्स एंड इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के इन दोनों प्रिंसिपल से मैच करता है, या किसी एक का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये भी वही बात कह रहा है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन सजेशंस देने के लिए, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, और उनको डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनको साथ लेके चलने की बात है, ये नहीं कि आप अपना करो हम अपना कर रहे हैं। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट? तो दिस इज व्हाट द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। ओके, तो आप उनको एनकरेज करें। ठीक, आप उनको डीमोटिवेट ना करें, आप उनको सप्रेस करने की कोशिश ना करें, आप अपनी अपनी तारीफ ना करें, अपनी पीठ ना थपथपाएं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो क्या कहता है प्रिंसिपल? देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, राइट? एडवांटेजेस क्या है इसके? ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा और आपकी कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी। ओके, सो द फोर्थ प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि आपको अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है। कहाँ तक करना है? उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक एंड प्रोस्पेरिटी तक। जैसे कि मैंने कहा था, टेलर का पूरा फोकस एफिशिएंसी पे ही, अब वो लेके आ गया ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि जो व्यक्ति मैक्सिमम जितना कर सकता है। जैसे कि एक दिन में अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की बात है, तो वो हो सकता है उसके अंदर कैपेसिटी 20 यूनिट प्रोड्यूस करने की हो, तो उसे वहाँ तक आप ले जाइए। ठीक है, यानी कि आपका काम है बीइंग अ मैनेजर कि आप अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी डेवलप करें और उनकी प्रोस्पेरिटी डेवलप करें। और एफिशिएंसी कैसी डेवलप करें? ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाइए। ओके, और प्रॉस्पर भी होना चाहिए। ठीक, देखिए क्या कहा उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा था कि जो एम्प्लॉई की एफिशिएंसी है उसके बारे में आप तब से सोचना शुरू कर दीजिए जब आप एम्प्लॉई को हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आप हायर करने के तरीके ही ऐसे अडॉप्ट करें कि आपके पास जो लोग आए वो बेहतर हों, और जिस कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग आए वैसा काम उनको बांट दीजिए। इससे क्या होगा? वो लोग उस काम में स्पेशलाइज्ड होंगे और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। देखिए कह रहे हैं साइंटिफिकली सिलेक्ट कीजिए पहले तो। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड हो सकते हैं सिलेक्शन के। ओके, और दूसरी बात इसने कह दी कि उनको कैसा काम देना चाहिए? असाइन जॉब एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। वही बात आ गई, यानी कि हर एक चीज़ एम्प्लॉय को लेके आए, वहाँ पे साइंस अप्लाई कर दीजिए। ठीक, साइंटिफिक मेथड तलाशिए, उनको जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहाँ पे साइंस अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी साइंटिफिक दीजिए, so that they may learn the best method developed due to the application of scientific method. Okay, तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके से काम होगा तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो नॉर्मल से बेहतर मिलने वाले हैं। तो वही टेलर का स्ट्रेस था। Consequently, the efficient employees would produce more and earn more, क्योंकि यहाँ बात प्रोस्पेरिटी की भी है।
केवल प्रोड्यूस नहीं करना है, उसे अर्न भी करना है ज़्यादा। तो अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा अर्न भी करेगा, तो इससे वर्कर्स भी इम्प्रूव करेंगे और कंपनी भी इम्प्रूव करेगी। तो द क्रक्स इज मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि उनको इस पे फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट को। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए आप उनको जो करना पड़े वो करें, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके सिलेक्शन में साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, ट्रेनिंग साइंटिफिक दें, जो भी हो सकता है, ठीक है, जिससे कि उनके वर्कर्स की जो एफिशिएंसी वो ग्रेटेस्ट लेवल तक पहुंचे और उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़े। फायदे क्या होंगे इसके, ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वर्कर्स के अंदर भी एक कैसी अप्रोच डेवलप हो जाएगी, साइंटिफिक अप्रोच। ऑलराइट, so friends, it was all about the 4 principles of scientific management given by F.W. Taylor. I hope you must have liked this video, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। If you are new on our channel, then do subscribe the channel today only. Very soon I'm going to meet you with the another topic. Till then, thank you, bye bye.